यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड इट इज 4 PM। 4 बज गए हैं। महीने की तारीख है 1, और आपको मालूम है कि हर महीने की 1 तारीख को कैश फ्लो शो आपके सामने प्रेजेंट होता है। और ये जो कैश फ्लो शो है ना, इसकी जो इंटेंट है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो है बहुत ही डीप डाइव लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो, इन द एरिया ऑफ मनी, इन द एरिया ऑफ जो भी आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज की आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ है? न्यू लेबर कोड आ चुका है। चलिए, मैं पूरे दिल से आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज सेशन में ना आपकी बड़ी रेगुलर कंसिस्टेंट डिमांड आ रही थी कि जगमोहन, मतलब आपने 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर बताया तो था कि ये न्यू लेबर कोड को सिंप्लीफाइड किया, लेकिन हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अनआंसर्ड रह गए हैं। तो बस कैश फ्लो कम्युनिटी की डिमांड है, और हमने आज अपने सेशन के अंदर बुलाया है अपने सुपर एक्सपर्ट एडवोकेट साहब SK शर्मा जी को। आज ना जो भी आपके मन के सवाल हैं, वैसे तो उनकी प्रेजेंटेशन से ही सारे के सारे सवाल कंप्लीट हो जाने हैं, सारे सवाल कंप्लीट हो जाने हैं। उसके बावजूद भी आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो आज पूरी तसल्ली से हम उन सब चीज़ों को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और आपके क्वेश्चंस के भी आंसर्स होने वाले हैं। तो 4 से 5 का हमारे पास 1 आवर का समय रहता है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड आज संडे है। लेकिन संडे है तो क्या हुआ, तारीख तो एक है ना। 1 तारीख को जब 4 बजेंगे तो कैश फ्लो शो तो होना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे पार्टिसिपेंट और भी ज्वाइन करते चले जाएंगे। और बाकी रिकॉर्डिंग तो आप सभी को अवेलेबल होनी है। जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी उतना ही पूरा का पूरा इंजॉय करेंगे। तो न्यू लेबर कोड के ऊपर मेरा ना अब मन रुक नहीं रहा। सबसे पहले दिल कर रहा है कि मैं आपको ना आज के स्पीकर ऑफ द डे के साथ में इंट्रोड्यूस करूं, जो कि हैं हमारे अपने एडवोकेट SK शर्मा जी। तो SK शर्मा जी को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं थोड़ा उनके बारे में बताना चाहूँगा। वो जाने कितनी ही रेपुटेड नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है हमारे एडवोकेट SK शर्मा जी को। शक्ति लीगल के नाम से उनकी कंपनी है, उनका अपना एक मैगजीन भी आता है, और उस मैगजीन के अंदर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानकारी है, वो पब्लिकेशन हर किसी के पास न्यूज़लेटर हर महीने बहुत तरीके से पहुंच रहा है। वो कोई हल्का फुल्का मैगजीन नहीं, प्रॉपर एक वेल एडिटेड एंड बहुत ही अच्छा, मतलब हाई क्लास क्वालिटी जो है वो फिजिकल भी डिलीवर हो रहा है और ऑनलाइन भी डिलीवर हो रहे हैं। आज आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा। तो एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में डिप्लोमा है उनका, IPRM फ्रॉम नेशनल लेबर लॉ एसोसिएशन। और सबसे बड़ी बात पता क्या है हमारे SK शर्मा जी? दिल के बहुत करीब है, दिल के बहुत ही करीब हैं। और वो ना, मतलब इतना प्यार, एक कहते हैं ना कि एक गुड ह्यूमन बीइंग। क्या होता है कि जब लेबर का कोई केस फंस जाता है या कोई ऐसा इशू प्रॉब्लम आती है, इवन लेबर को या ओनर को, वो जिस तरीके से अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के द्वारा उन मैटर्स को रिजोल्व करते हैं, हैप्पीनेस और सेटलमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, दोनों ही पार्टियां इस तरीके से हो जाती हैं कि कंप्लायंस भी पूरी की पूरी है, और पूरा का पूरा सौहार्द, लव, केयर वहाँ रहता है। अब ना मेरा ज़्यादा दिल नहीं कर रहा और समय लेने का, तो मैं चाह रहा था कि शुरू के 3-4 मिनट मैं लूँ, और अब मैं माइक स्क्रीन हैंड ओवर करना चाहूँगा SK शर्मा जी को। शर्मा जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस नए लेबर लॉ कोड के लिए। आपका स्वागत है शर्मा जी। थैंक यू जगमोहन जी, थैंक यू सो मच। एंड जगमोहन जी, आपके प्रोग्राम की कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट अनमैचेबल। एब्सोल्युटली आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू एंड सर। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर रियली कमिटेड। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज ईच वन ऑफ यू, बिकॉज आज तो बजट का भी दिन है।
and everybody wants to know exactly what is for me, for my industry in the budget. Despite of that, it's on a Sunday also, beautiful day, and मौसम भी आज कमाल का है. And आप, you could have made it to with your family program somewhere, something, but you chose to be here. This is really a commitment. और ये कमिटमेंट ये बताती है कि आप कितने सीरियस हैं कि अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, और कंप्लायंसेस के लिए कितनी आपकी कमिटमेंट दिखती है. सो थैंक यू सो मच. एंड जगमोहन जी का शो तो एक्चुअली अमेजिंग होता ही है. और आपकी जो बड़ी प्रयास भी रहता है कि आप कैसे अपनी कम्युनिटी के साथ, सब लोगों के साथ, और लेटेस्ट नॉलेज जो कि अदरवाइज इट कैन मैटर्स टू देम, एंड वो उनको अवेलेबल कराएं. सो थैंक यू. सो यहाँ से हम शुरू करते हैं. एंड जो लेबर कोड्स की बात अगर हम करें, तो बहुत सारे ना कुछ बेसिक क्वेश्चन उठते हैं कि लेबर लॉज की बात करते हैं कि नए लेबर कोड आ गए. आपने मीडिया में भी सुना, देखा, सुन भी रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं. तो एक कुल मिला के ना एक बड़े चार क्वेश्चन उठते हैं माइंड में कि जी, वाई, ये क्यों आ रहे हैं? क्या पहले लेबर लॉज नहीं थे क्या? ये क्यों न्यू लेबर कोड की बात आ रही है? जब न्यू लेबर कोड की बात करें तो कहीं सवाल ये भी उठता है कि नए हैं, इसका मतलब लेबर लॉ तो थे, तो ये नए न्यू लेबर कोड्स की बात आ रही है. सो उसके बाद आता है ये है क्या, व्हाट है क्या. तीसरा उठता है कि हाउ. चौथा व्हेन. आई थिंक ये चार क्वेश्चंस, अगर वी अंडरस्टैंड द आंसर्स, सो वी विल अंडरस्टैंड फर्दर कि क्या है ये एक्चुअली जो है. न्यू लेबर कोड्स का जो एक इंटेंट है, दैट इज टू ड्रॉ ए बैलेंस बिटवीन द वेलफेयर ऑफ द लेबर एंड इंडस्ट्री, यानी दोनों के वेलफेयर को बैलेंस करने का एक प्रयास है ये. अब हम पहले सवाल पे आते हैं, वाई, क्या आवश्यकता पड़ी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना. एक्चुअली आप ये समझिए, इफ वी गो बैक ए सेंचुरी बैक, अगर 100 ईयर्स पहले हम सोचें मे बी, तो कैसा था सारा परिदृश्य. अगर हम देखें हमारी इंडस्ट्री कैसे हुआ करती थी, कल्पना करें आप, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था हमारा, एंड इंडस्ट्रीज कैसी थी, हमारा मार्केटिंग कैसे होती थी. टिपिकल पंसारीज की दुकानें थी, एंड डेफिनेटली, और जो आज ई कॉमर्स, ये सब डिफरेंट है. ये बिल्कुल था ही नहीं कहीं भी कुछ भी. अगर यू इफ यू लुक इनटू द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के नाम पे बुल्लक कार्ट थी, बाइसिकल हुआ करती थी. आई रिकॉल माई टाइम व्हेन आई वाज यंग, ऑल्दो आई एम स्टिल यंग. सो मुझे याद है कि मे बी इट इज नाउ 55 ईयर्स, मे बी मोर देन दैट, 50 ईयर्स से तो पक्का ज्यादा हो गए. मैंने एक साइकिल खरीदी थी, एंड सेकेंड हैंड. मुझे ना उस साइकिल खरीदने की इतनी खुशी हुई थी, बिकॉज वो टाइम बहुत डिफरेंट था. वो उस टाइम ये ही बहुत इंपॉर्टेंट था. जो आज मुझे फॉर्च्यूनर खरीदने की इतनी 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 खुशी नहीं है जितनी साइकिल खरीदने की थी सेकेंड हैंड. सो वो एक टाइम था. अब उस समय में, अब ऑफ कोर्स 100 ईयर्स बैक की बात हम करते और उससे पहले, तो बिजनेस इंडस्ट्रीज भी कुछ इसी तरह से थी. आज जेट का जमाना है, बुल्लक कार्ट का जमाना नहीं है. अगर सेंचुरी पुराने लेबर लॉज के प्रोविजंस होंगे, तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी. आप देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इट वाज इनेक्टेड इन 1936. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923. सो ये तो बड़ा क्लियर है कि वाई का अगर आंसर समझें, सो एक्चुअली वो जो लेबर लॉज उस टाइम बनाए गए थे, उस परिदृश्य को सोचते हुए, वो सरकमचांसेस के हिसाब से आज वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते. तो लेबर लॉज तो बदल नहीं थे. बट वी हैव ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, वी हैव टू टेक एवरीबडी अलोंग. एंड इसके ऊपर गवर्नमेंट की बड़ी, आई मीन, लास्ट 25 ईयर्स दे वर वर्किंग ऑन इट. बट
अब डेमोक्रेसी है, सबको साथ लेना है, तो कुछ ना कुछ रहा। 2019 में भी इनेक्ट हुआ, फिर 20 में हुआ, लेकिन उसको भी 5 साल लग गए इम्प्लीमेंट करते हुए। एनी हाउ, बट हो गया अब। तो इसके पीछे ये था कि अवॉइड मल्टीप्लिसिटी। मल्टी एक तो मैंने बताया कि रीजन सब बहुत पुराने थे। मल्टीप्लिसिटी क्या थी? अगर आप देखें, ईएसआई में एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है, वेजेस की डेफिनेशन अलग है। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है, वेजेस की डेफिनेशन अलग है। सारे एक्ट में एम्प्लॉय जो बेसिक है उसकी एम्प्लॉय की डेफिनेशन ही अलग है, वेजेस की डेफिनेशन सारे इनेक्टमेंट में अलग अलग है। सो मल्टीप्लिसिटी आपको अवॉइड करना था, तो तभी तो ईज ऑफ बिजनेस आ पाएगा। आज हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं। सो कैसे होगा कि जब हम अपने लॉज को, लिबरल लॉज को एक हम रेशनल बनाएंगे, क्लियर करेंगे, क्लैरिटी के साथ जाएंगे, उससे यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए हमारी, क्रिएट होगी। और इंस्पेक्टर का जो रोल है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसको भी इन्होंने फैसिलिटेटर का नाम दिया है। और जिससे कि मॉडर्न लेबर लॉज बनेंगे और इफेक्टमेंट इन्फोर्समेंट भी इफेक्टिव होगी। अब नाउ, अब आएगा कि है क्या एक्चुअली। जो न्यू लेबर कोड्स आए हैं, उन्होंने 29 लेबर प्रिवेलिंग लेबर इनेक्टमेंट को 4 कोड में सब्स्ट्यूम किया। यानी मैं मोटा मोटा अगर इन ए वे, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है बिल्कुल इजी, मैंने इसमें कोई सेक्शन टेक्निकल डिस्कशंस नहीं की, वन टू वन डिस्कशंस के लिए है कि एवरीबडी मस्ट गेट एग्जैक्टली व्हाट इज फॉर मी। आप ये समझ लीजिए कि ये 429 को सब्स्टिट्यूट करके 4 में डाला, 4 कोड में। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सेक्शन वाइज कर लिया, सेक्शन वाइज कहो या फैमिली। मैं ये कहता हूं कि समझने के लिए बेटर टू अंडरस्टैंड कि एक कोड ऑन वेजेस ये ऐसा बनाया, 4 लोगों की फैमिली, जो जो वेजेस फैमिली थी उसको मर्ज कर दिया। सेक्शन, फैमिली, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यानी पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, ये सब वेजेस से कनेक्टेड थे, उनको इसको सब्स्टिट्यूट करके एक कोड बना दिया। ऐसे ही जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से कनेक्टेड 3 एनेक्टमेंट जो थी, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, सी 46, 47, 26, ये पुराने, मोर देन सेंचुरी ना ऑलमोस्ट। सी देखिए, तो अब इनको मिला के ये रिपील हो गए और एक नया कोड आ गया इनके इस स्थान पर, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ऐसे ही कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ईएसआई भी सोशल सिक्योरिटी है, प्रोविडेंट फंड भी सोशल सिक्योरिटी है, मैटरनिटी बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी सोशल सिक्योरिटी। अब ऐसे ही जो 9 सोशल सिक्योरिटी की इनैक्टमेंट्स थी, उनको सब्स्टिट्यूट करके, मर्ज करके एक नया कोड बना दिया, जिसका नाम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। नाउ अगला एक सेक्शन, एक फैमिली क्या बनाई, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। सो इससे संबंधित जितने भी कोड, जितने भी इनेक्टमेंट थे, जो कि 13 है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, बीओसीडब्ल्यू, सो उसको सबको अमलगामेट करके एक नया कोड बनाया, जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। सो in a very easy language we can understand कि they have divided 29 labor enactment in 4 labor codes, section wise or family wise, whatever it suits, or we can understand better. Now अगला सवाल हमारा आया, पहले मैंने सवाल दिया, पहले हमारा डिस्कस हुआ, अब ये तीसरा सवाल है हमारा, व्हेन, कब से है। तो ये समझिए कि 21 नवंबर 2025 से इंप्लीमेंट हो गए, लेकिन रूल्स तो भी बने नहीं। और स्टेट भी अपने रूल्स बना रहा है, बिकॉज हमारे लेबर लॉज कंकरेंट लिस्ट में है, जिसमें लॉज जो है स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रूल्स बना सकती है। दे हैव ए पावर्स एंड दे कैन ऑल्सो मेक सर्टेन रूल्स एज सूट्स टू देम, स्टेट वाइज। सो अब समझने वाली बात यह कि रूल्स आए नहीं, कोड इंप्लीमेंट हो गए, इट्स इन अ बिग कंफ्यूजन। यस, सो ये समझने वाली बात है, बड़ा सिंपल सब फंडामेंटल है कि
21 नवंबर से एप्लीकेबल हो गए एंड रूल्स नहीं आए, यस नहीं आए, तो मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से बड़े एक यूनिक तरीके से इंप्लीमेंटेड है। जिन प्रोविजंस में रूल्स की आवश्यकता नहीं है वो प्रोविजन लग गए। जैसे वेजेस की डेफिनेशन है, रूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, रूल्स नहीं चाहिए उसके लिए, सो इंप्लीमेंट हो गई। ऐसे ही जो प्रोविजंस रूल्स इंपॉर्टेंट है, पुराने रूल कंटिन्यू है, अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तो, और 45 डेज में प्रोसेस गवर्नमेंट कर रही है। अभी 15 फरवरी के आसपास, 13 फरवरी के आसपास जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्री नोटिफाइड वो जो रूल्स जो अ, एक प्रोसेस होता है 45 डेज का, कि एक ऑब्जेक्शन सेशन कॉल करना, वो प्रोसेस हो गया। 13 फरवरी इज द कट ऑफ डेट, मे बी 13-14। तो उसके बाद दे विल फाइनल रूल्स नोटिफाई कर देंगे। सो स्टेट भी अपना काम कर रही है, कुछ ने बना लिया, अलग अलग लेवल पे काम चल रहा है। सो वो जैसे ही आएगा अप्रोप्रिएटली वो रूल्स अपना काम करेंगे। अब ईएसआई प्रोविडेंट फंड के लिए क्या है? ईएसआई प्रोविडेंट फंड के लिए सेक्शन 124 बी एंड सी में ये कहा है कि जी स्कीम्स ईएसआई पीएफ की कंटिन्यू रहेंगी टिल 1 ईयर, एंड दे आर ड्राफ्ट, दे आर अपनी नई स्कीम्स बना रहे हैं। ईएसआई प्रोविडेंट फंड द मोमेंट नई स्कीम विल कम नोटिफाई कर देंगे और इट विल कम इन फोर्स। और बोनस will remain as it is till the new notification issued. Gratuity limit will be as it is. Now, अब अब जैसे एक आपको बताऊं कि अभी कोड के बाद अब एक गवर्नमेंट ने कल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया सैलरीज का, जो सुपरवाइजर एंड, मतलब ऐसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे टाइम टाइम। सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू अपडेट अवर सेल्फ। नाउ, अब हम पहले कोड को समझने का प्रयास करते हैं कि कोड ऑन वेजेस है क्या मेरे लेवल पे, मेरी इंडस्ट्री के लेवल पे, हाउ इट इम्पैक्ट अस। सो अब हमने ये बताया आपको कि चार ले जो वेजेस से संबंधित इनेक्टमेंट जी थी पुरानी, जो रिपील हो गई। अब ये समझना है कि मेरे लिए क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वेजेस एंड बोनस की जो पेमेंट्स रिलेटेड है, कनेक्टेड देयर ऑफ, वो है इट इज एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया। पहले क्या होता था, अगर आप पुराने इनेक्टमेंट देखो, एक्सेप्ट जे एंड के, सो अब तो है नहीं। सो इट इज एप्लीकेबल एंड एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री। एप्लीकेबिलिटी में बोनस का, जैसे मैंने आपको बताया कि बोनस का नोटिफिकेशन आएगा, अकॉर्डिंगली वी नीड टू फॉलो इट। अब पुराने प्रोविजंस क्या थे पहले ना, ये मिनिमम वेजेस, अगर मैं कंपैरिजन देखूं, जैसे मैंने आपको बताया कि चार इनेक्टमेंट को सब्स्टिट्यूट करके एक कोड बना दिया। तो अब जो मिनिमम वेजेस के प्रोविजन थे, अगर मैं उसको नए कोड के साथ कंपेयर करूं तो मेरे लिए क्या है समझने के लिए। पहले जो मिनिमम वेजेस था वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पे एप्लीकेबल था, यानी शेड्यूल एक एक्ट में एक शेड्यूल था, और उस शेड्यूल की जो एम्प्लॉयमेंट थी उसी पे एप्लीकेबल था। अब ऐसा नहीं है, इट इज एप्लीकेबल इन एवरीबडी, इवन ऑन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑल्सो। सो masses, they are trying to cover more and more people now। और क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है? एक डेफिनेशन ना वेजेस की बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड एवरीबडी इज डिस्कसिंग दिस। सो मैंने आपके लिए ना बड़ी सॉर्टेड डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन बनाई है टू अंडरस्टैंड क्लियर। तो अब समझना यह है कि जो वेजेस की डेफिनेशन है उसमें इन्होंने कहा है वेजेस मींस ऑल रेमुनरेशन बाय वे ऑफ सैलरी अलाउंसेस। ऑल रेमुनरेशन की बात की है, एंड ब्ला ब्ला सब कुछ आ गया। इंक्लूड्स, पहला पार्ट है बेसिक डीए रिटेनिंग अलाउंस। सो रिटेनिंग अलाउंस जो होता है ये एप्लीकेबल नॉर्मली शुगर इंडस्ट्रीज के लिए, जहां पर वो इंडस्ट्रीज जहां पर वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट फॉर द इंटायर ईयर, एंड इट इज इन द शुगर इंडस्ट्रीज। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर हम शुगर इंडस्ट्री या कोई ऐसी इंडस्ट्री से नहीं जुड़े तो ये एप्लीकेबल
नहीं है हम पर। सो हम लोगों को समझना है बेसिक और डीए, बेसिक और डीए, डीए जो गवर्नमेंट का डिक्लेयर होता है अल्टीमेटली हमारे लिए बेसिक ही हुआ। मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूं कि आपके कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी हो जाए। फिर आया कि एक्सक्लूजन पार्ट विद डज नॉट इंक्लूड में क्या है। दे हैव गिवन A to K। अब समझना है यहां पर है A to K में नोट दे दिया, बोनस पेबल अंडर सो एंड सो, वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन यानी HRA, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर, पेंशन प्रोविडेंट फंड, सारा ये दे दिया इन्होंने। अब अगले पार्ट्स में मैं भी आपको बताता हूँ, इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। अब तीन प्रोविजन और दे दिए, A B, दो प्रोविजन दे, एक C में एक्सप्लेनेशन दे दी। तो मैं आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं कि एक्चुअली व्हाट इज फॉर मी इन दिस डेफिनेशन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स अंडरस्टैंड। अभी देखिए जी, बड़ा सिंपल है। एक्सक्लूड्स, ये इंक्लूजन हो गया, ये एक्सक्लूजन हो गया। क्लियर? नाउ व्हाट इज, बिकॉज now the definition has five parts. First is inclusion, very clear. That's this part. Exclusion is also there. Second part. Third part है ये वाला जो ऊपर लिखा, provided that the calculation of wages under this clause, if payable, payment made by the employer under clause A to I exceed one half। अब यहां समझना है, तो इसका मतलब है ये वाले, अगर ये टोटल रेमुनरेशन का वन हाफ है, सो देन इट्स ओके। अगर उससे ऊपर एक्सीड करता है तो जो एक्स्ट्रा होगा, दिस विल बी लाइक दिस। आप समझिए, वेरी सिंपल वे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। जो 50% टोटल रेमुनरेशन का एक्स्ट्रा पार्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूजन में चला जाएगा, यानी इंक्लूड्स में आ जाएगा। सो दैट इज अ डेफिनेशन। नाउ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यूट्यूब पे बहुत डिफरेंट तरीके बता रहे हैं, मे बी सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव तरीका है। बट माई पॉइंट इज, आई जस्ट मेड इट भाई, हम कैसे सिंप्लीफाइड तरीके से क्लियर करें सो दैट एवरीबडी सी, ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। आई अंडरस्टैंड बिकॉज कि एवरीबडी वांट्स टू मेक कंप्लायंसेस, बट इग्नोरेंस है, क्लैरिटी नहीं है। सो इसलिए कुछ छूट जाता है, अदरवाइज इंटेंशन नहीं है, मैंने देखा नॉर्मल बिजनेसमैन की। अगला प्रोविजो क्या कहता है कि कुछ हेड्स हैं D F G H, ये मेल फीमेल, और अब बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर थर्ड जेंडर भी आ गया, सो वो देर इज नो डिस्पैरिटी। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। एक्सप्लेनेशन ये क्या कहती है कि 15% अगर आप कुछ दे रहे हो इन काइंड्स, तो 15% से ऊपर है तो वो ओवर एंड अबव अमाउंट विल बी शिफ्टेड इन पार्ट ए। नाउ आई गिव एन एग्जांपल, लाइक वी आर इंडस्ट्री, लेट्स सी वी आर ए फूड इंडस्ट्री। हमने क्या करा कि हमने क्या करते हैं कि भाई अ, हम फूड इंडस्ट्री है और वी आर इनटू डिफरेंट सीरियल्स एंड ऑल। हम कहते हैं चलो ठीक है, एवरीबडी हैज टू बी गिवन द कंप्लीट राशन ऑफ द फैमिली। मे बी सैलरी इज 15,000 और उसका राशन जो है हम उसको 8,000 10,000 का दे देते हैं। मे बी इफ आई गिव हिम राशन फॉर 8,000, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट विल वर्क। लॉ में प्रोविजन आ गया उसके लिए, एक्सप्लेनेशन में 15% से ऊपर अमाउंट जो होगा, 15%, 15,000 का क्या हुआ, 2,250। 2,200, 8,000 माइनस 2,250 विल बी शिफ्टेड इन द इंक्लूजन पार्ट। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ और समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रियली वॉन्ट टू नो कि आप एग्जैक्टली कि वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। हम पुराने प्रोविजन में जाते हैं जो 20 नवंबर 2025 तक था। लेट अस अंडरस्टैंड कि मिनिमम वेजेस ऑफ द स्टेट इज 15,000। मैं आपको एक रियल इंपैक्ट दिखा रहा हूं क्या आएगा। और उसकी बाइफर्केशन थी, बेसिक 15,000, HRA 5,000, टोटल 15,000। सो आई वॉन्ट टू आस्क, एनीबडी कैन रिप्लाई दैट, वेदर
we are paying minimum wages or not? Yeah, yeah. Are we pay? Yes. जी। या चैट पे लिख दीजिए। हाँ हाँ। यस। ओके। ओके। नो। ओके। ओके। सो हमारे कुछ फ्रेंड कह रहे हैं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। सो लेट्स सी। अगर हम 20 नवंबर से पहले की बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप दे रहे थे। आज क्या हो गया 21 नवंबर को? आप नहीं दे रहे, ये समझने की बात है, जो मैं एक्चुअली समझाना चाह रहा हूं। जो मिनिमम वेजेस मैं 20 नवंबर को दे रहा था, 21 नवंबर को परिस्थिति चेंज हो गई। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन। नाउ, अब क्या इंपैक्ट आने वाला, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं? जो प्रोविडेंट फंड मेरा पहले 1300 रुपये कट रहा था, वो 1950 हो गया। ग्रेचुइटी जो 28,846 थी, वो 43,269 हुई। सो कॉस्ट ऑफ कोर्स बढ़ी थोड़ी। और क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है? इक्वल, अब मैंने पहले आपको बताया मिनी वेजेस वर्सेस द न्यू कोड। इक्वल रेम्युनरेशन, जो बिकॉज चार कोड में, चार इनेक्टमेंट से एक नया कोड बना, कोड ऑन वेजेस। अब इक्वल रेम्युनरेशन का जो प्रोविजन थे, उसके हिसाब से वो सिर्फ एक थर्ड जेंडर को ऐड कर दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। तो दैट्स ओके, नो इट इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट मच फॉर अस। ये कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। अच्छा, और एक ये था कि, या अ, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन थर्ड जेंडर का। एक और चीज हमें समझनी है कि जो नए कोड में हुई है, फ्लोर वेजेस एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेटली नोटिफाई करेगी टाइम टू टाइम, 5 साल में एक बार करेगी। अभी स्टेबलाइज हो जाएंगे कोड, रूल्स आ जाएंगे, तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो मेक ए कमेटी फॉर दैट, कॉन्स्टिट्यूट करके डेफिनेटली फ्लोर प्राइस आएगा। क्यों आएगा फ्लोर प्राइस, इसका भी समझना जरूरी है। आज सेंट्रल, आज स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस डिसाइड करती है, सारी स्टेट गवर्नमेंट। दिल्ली का 18,500 है, गुड़गांव का 11,000 के आसपास है, सेम एज इन नोएडा, में भी 500 ऊपर नीचे। अच्छा, साथ है भिवाड़ी, राजस्थान, मानेसर के बाद राजस्थान आ गया भिवाड़ी, वहां पर 6,800 के आसपास है। भुवनेश्वर में भी कुछ ऐसा ही है। सो देर इज ए डिस्पैरिटी। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम वेजेस लाएगी, फ्लोर फ्लोर वेज लाएगी। लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि फ्लोर वेजेस विल बी 15,000। एवरी स्टेट हैज टू गिव मोर देन दैट। सो दे आर रेशनलाइजिंग इट। सो यहां फर्क आएगा कि कुछ इंडस्ट्रीज जो इट्स इन राजस्थान और कुछ ऐसे स्टेट में जहां पर मिनिमम वेजेस अभी बहुत कम है, अगर फ्लोर प्राइस आएगा तो डेफिनेटली वहां पर कॉस्ट का इम्पैक्ट काफी आएगा। क्योंकि आज की डेट में जो कॉस्ट है, उसके बाद फ्लोर प्राइस के हिसाब से जाएंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस। अब एक नई कैटेगरी ऐड करने जा रही है गवर्नमेंट, अभी हाईली स्किल्ड। अभी तक हाईली स्किल्ड एक या दो स्टेट में है, अब ये दे आर डूइंग इट फॉर एवरीबडी। हाँ, लेकिन ये हाईली स्किल्ड जो है, इस प्रोविजन के लिए रूल्स के बाद ही डिसाइड होगा कि रूल्स में हाई स्किल्ड को क्या डिफाइन किया है, कितने पीरियड के बाद स्किल्ड होगा, या क्या उनका मैकेनिज्म होगा। सो वी विल implement only the highly skilled category later when the rules will be notified. हाँ, ये एक चीज है कि मिनिमम वेजेस में अगर किसी को मिनिमम वेजेस शॉर्ट मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकता था। उसकी टाइम लिमिटेशन थी 6 मंथ्स, अब 3 साल हो गई है। इसका बड़ा इंपैक्ट आगे जाके दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का हमने डिस्कस कर लिया आपसे कि अब देर इज नो शेड्यूल, इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी। अब पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, 4 एक्ट थे ना, एक पेमेंट ऑफ वेज एक्ट था, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। समझ लीजिएगा कि 10 तारीख तक पेमेंट दे सकती थी वो स्टैब्लिशमेंट जिनके 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे। अब सबके लिए 7 तारीख हो गई।
और क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है? हाँ, ये समझना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम वेजेस है 15,000, और एक एम्प्लॉय को 13,000 रुपये दिए हमने, यानी 2,000 शॉर्ट। 20 नवंबर तक एम्प्लॉय के पास एक राइट था, प्रोविजन था कि वो 10 टाइम्स क्लेम कर सकता था पिछले 6 महीने का, यानी अगेंस्ट 2,000 वो 1,20,000 क्लेम कर सकता था। नाउ अब 3 साल है, 7,20,000, यानी अगेंस्ट 2,000 के 7,20,000 क्लेम। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लीज इंटेंशन नहीं है, मिनिमम वेज का मतलब ये नहीं है कि अनस्किल्ड का ही, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड सबका। सो जस्ट हैव अ लुक इन योर मिनिमम वेजेस ऑफ स्टेट, कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा। इंटेंशन नहीं है, बट कुछ छूटे नहीं। एंड बोनस का जो अगर हम बात करें, आप बोनस में एक डिस्क्वालिफिकेशन ऐड कर दी है, अगर कन्विक्शन अंडर सेक्सुअल हरासमेंट हुई है तो, कन्विक्शन नॉट कंप्लेंट, सो वो डिस्क्वालीफाई होगा बोनस के लिए। अभी लिमिट 21,000 है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब नया नोटिफिकेशन आएगा, सो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली फिर विल हैव टू गो विद दैट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस बार ऐड हुआ है, एंड आई थिंक इस पे हमें विच वी नीड टू वर्क ऑन। बेसिकली इसका मतलब है कि जीरो टॉलरेंस। गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047, आज बजट में भी काफी चर्चा रही है उनकी। तो उसका मतलब ये है कि भाई लेट एवरीबडी बी रिस्पॉन्सिबल। अगर हमने एक विकसित भारत बनाना है, तो एक विकसित भारत कैसा होता है, कैसा होगा, या एक अगर हम आज की डेट में किसी भी डेवलप कंट्री को देखें तो वो कैसी है। डेफिनेटली एवरीबडी इज फुली एम्पावर्ड, एवरीबडी इज गेटिंग फुल वे, फेयर वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली। तभी वर्क करेगा बिकॉज उसकी वर्क फोर्स भी पूरी गिवन टू ऑल बेनिफिट्स एंड डेफिनेटली empowered हो, देन इट वर्क। अब पहले प्रोविजन के हिसाब से क्या होता था, अगर हम बात करें कि अभी कंप्लेंट आई किसी की, लेबर इंस्पेक्टर या ऑफिसर ने एक कंप्लेंट के ऊपर नोटिस दिया, कंप्लायंस के कुछ पॉइंट्स रेज किए, एंड हमने सबमिशन दी, रिप्लाई दी, 2-3 विजिट्स किए, पेपर सबमिट किए। सो 25% या 15%, 20% केसेस में ऐसा होता था कि वो कंप्लेंट क्लोज नहीं हुई तो वो प्रोसिक्यूशन फाइल कर देता था। तो प्रोसिक्यूशन के बाद 10-15 हज़ार तक मैक्सिमम फाइन हुआ और एक मैटर खत्म हो जाता था। अब ये राइट इंस्पेक्टर को तो फैसिलिटेटर कर दिया, और उसके साथ दो लोगों को और राइट दे दिया। एक एग्रीव्ड एम्प्लॉय कैन ऑल्सो फाइल द क्रिमिनल कंप्लेंट है ये, एंड द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। सो ये अ, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये थोड़ा हार्श है। एंड सो ये है, पेनल्टीज ही बढ़ा दी। पेनल्टीज इज टू मच, है ना? तो एक जो है, और हाँ, अब दूसरे कोड की बात करते हैं। दूसरे कोड में हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब तीन जो कंपनीज का है, तीन हमारे इनेक्टमेंट हैं, जो पुराने इनेक्टमेंट थे, जिसको अब सब इन्होंने बिकॉज नए कोड में लेके आए, कन्वर्ट किया एंड सब्स्यूम किया। ये तीन है हमारे। अब इसकी हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या थे, ट्रेड यूनियन इनको सब एग्जैक्टली करके और एक ही उस पेज पे लाए। इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक नई टर्म आई है। डेफिनेटली अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में वी कैन कीप पीपल ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, एंड बट उसमें क्या आएगा कि आफ्टर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे आप, जिसकी अपॉइंटमेंट डेट एंड कंप्लीशन डेट डिसाइडेड है ऑलरेडी, एग्जिट डेट डिसाइडेड है। स्टैच्यूटरी बेनिफिट सारे देने पड़ेंगे, बट उसको एक एडिशनल कंपोनेंट देना, दैट इज अ ग्रेचुटी। एंड but the employee will be entitled for all benefits which otherwise the permanent employees are entitled for. इम्पैक्ट क्या होगा, ग्रेचुटी कंपोनेंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना? एंड
एक नेगोशिएटिंग यूनियन का प्रोविजन आया है। ये अच्छा किया उन्होंने कि बिकॉज ट्रेड यूनियन को ज़्यादा, उन्होंने कहा कि ठीक है ट्रेड यूनियन आए तो, बट उनको रेशनलाइज किया है कि जिसके जहाँ पर ट्रेड यूनियन 51% मेंबर होंगे वही ट्रेड यूनियन प्रिवेल करेगी। 20% से अगर मल्टीपल है तो 20% से नीचे वाला वी हैव नो, उसके लिए देर इज नो एग्जिस्टेंस। और 20% प्लस होगा तो एक एक कंसिस्टिंग एक काउंसिल बन जाएगी, नेगोशिएटिंग काउंसिल। स्ट्राइक को दे हैव टेकन सीरियसली कि नो स्ट्राइक। एंड 14 डेज का, पहले क्या था कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए 14 दिन का नोटिस देना होता था, उसके पहले स्ट्राइक नहीं होती, तो अब ये एट पार कर दिया उसका। तो वैसे भी आई थिंक पीपल अंडरस्टूड कि भाई स्ट्राइक से कुछ नहीं होता, एंड वी नीड टू वर्क, एंड मिलजुल के काम होगा, और एक देन कंट्री कैन डेफिनेटली प्रोग्रेस। मैंडेटरी 14 डेज नोटिस ये हमने बता ही दिया। एक ओल्ड लॉ में जो ऑक्युपायर की टर्म्स डेफिनेशन चेंज हुई है, और वहां पर पहले जो अलग अलग टर्म्स में था, अब हम ऑक्युपायर बना दिया, सबको सारे टर्म्स को ऑक्युपायर बना दिया, दैट्स मोर रैशनल। अदर प्रोविजंस क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर पहले 100 पे था, अब 300 पे हो गया। हालांकि मैं स्टैंडिंग ऑर्डर में एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, दे आर ऑल्सो मेकिंग लॉ ऑन दिस। पुराने भी 100 पे जब था तो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर थी कि बाई इशुएंस ऑफ द स्टेट नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट उस लिमिट को रिड्यूस कर सकती थी। तो यूपी ने उसको 20 कर रखा था, दिल्ली ने 50 कर रखा था, हरियाणा ने 50 कर रखा था, और आसाम ने 5 किया हुआ था। सो अब 300 हो गया। डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी। आई डोंट नो नाउ हाउ दे टेक इट, मे बी दे मे रिड्यूस, मे नॉट रिड्यूस, लेट्स सी। प्रायर परमिशन ऑफ रिट्रेंचमेंट ले ऑफ, पहले क्या था कि जो एक चैप्टर 5B हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में चैप्टर 5B था, उसमें एक प्रोविजन था कि अगर जो स्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट जहां पर 100 एम्प्लॉयज से ऊपर है, वहां पर रिट्रेंच करने से पहले, क्लोज करने से पहले परमिशन लेनी होती थी। अब उस थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा के 300 कर दिया है। रिट्रेंच वर्कर जो था, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज थी जो काफी मैटर करती थी इंडस्ट्रीज के लिए, कि अगर मान लीजिए आपके पास, लेट्स से यू हैव 30 टेलर्स, आपको 10 टेलर्स को रिट्रेंच करना है, ओके। सो आपके पास चॉइस नहीं था, इंडस्ट्री के पास चॉइस नहीं था कि वो किन को करे, अपनी चॉइस नो पिक एंड चूज नहीं कर सकते थे, लास्ट एंड फर्स्ट गो। सो इसका मतलब, अब जब भी अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी, तो इंडस्ट्री के पास क्या ऑप्शन था कि पहला चॉइस वो 10 लोग होंगे जिनको हम रिटर्न कर चुके हैं। सो अब क्या है, री एम्प्लॉयमेंट को भी लिमिट कर दिया कि विद इन ए 1 ईयर यू हैव टू टेक दिस पीपल, मोर देन 1 ईयर नो प्रॉब्लम, यू कैन हायर न्यू पीपल। सो दैट्स अ गुड थिंग। रीस्किलिंग फंड भी किया एक। होता क्या है कि रीस्किलिंग फंड का मतलब ये हुआ कि आपने रिट्रेंच किया, रिट्रेंच करने के बाद डेफिनेटली आप स्किल सेट बदल गया, तो एक एम्प्लॉय को वन टाइम 15 दिन का आपको एक्स्ट्रा वेजेस देना है, जिससे कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके स्किल में। सो दैट ये पहले नहीं था प्रोविजन, नाउ इट इज एग्जिस्टिंग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऐड हुई है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी। हर वो एस्टेब्लिशमेंट जिसपे 20 और मोर एम्प्लॉयज आर देयर, उनको ये कॉन्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी। इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मैनेजमेंट के, वर्कर के होंगे, एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी होगी उसमें। दिस कमेटी विल बी फुली empowered टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस। वो नाउ दे आर मेकिंग ए रूल्स में क्लैरिफाई करने वाले हैं क्या होगा, कैसे कैसे होगा। यू हैव टू मेक द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग्स, एवरीथिंग हैज टू बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड, एंड इसकी रिपोर्ट के बाद ही अगर उसने कंसिलेशन में मूव करना है, सो दिस रिपोर्ट मैटर्स। सो ये एक नया ऐड हुआ है, एंड इट इज अ फॉर्मेलिटी, वी नीड टू डू इट ऑल्सो, बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, नोटिफिकेशन होएगा फिर देन हैव टू डू इट। एक रिकवरी की इम्प्लीमेंटेशन जो थी पहले,
पहले देर वॉज नो लिमिट। इवन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मुझे याद है कि अब कई ऐसे एम्प्लॉयज का 5 साल बाद आ गया जी। वो सर मैं बीमार था जी, आई कुड नॉट इन्फॉर्म, एंड दिस वाज दिस वाज द रीजन, दैट वाज द रीजन। एक कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन लगाई, अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर लेती थी। अब उन्होंने लिमिट कर दी, बिकॉज टाइम लिमिट नहीं थी। अब 1 साल की टाइम लिमिट है, कि मतलब नो रिकवरी नथिंग, 1 साल की लिमिट है। एंड दैट्स अ गुड प्रोविजन, होना ही चाहिए था। ऑफेंस पेनल्टी तो मैंने आपको बताया कि इट इज 20 lakhs। इंपॉर्टेंट ये है कि यू मस्ट गेट योर सेल्फ ऑडिटेड फ्रॉम योर लेबल एडवाइजर टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज पेनल्टीज बहुत हो गई हैं, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। अब सोशल सिक्योरिटी की बात करें। यस, 9 इनेक्टमेंट को सब्स्यूम करके ये कोड बनाया, सोशल सिक्योरिटी कोड। एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एक चीज समझनी होगी कि सोशल सिक्योरिटी में ईएसआई एंड प्रोविडेंट फंड का स्टेटस क्या है। बड़े इंपॉर्टेंट इनेक्टमेंट्स है दोनों। यस, सो आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि ईएसआई प्रोविडेंट फंड का, एंड देव ऑलरेडी क्लैरिफाइड कि ईएसआई प्रोविडेंट फंड की नई स्कीम नए कोड के हिसाब से मिनिस्ट्री बना रही है, दे आर वर्किंग ऑन इट। एंड विद इन ए 1 year न्यू स्कीम विल कम, एंड द ओल्ड स्कीम को रिप्लेस करेगी वो। तब तक उन्होंने कहा है, तब तक सेम कंट्रीब्यूशन, सेम प्रोसेस, सेम रिटर्न, सेम ईसीएस, सब कुछ वही करना है। तो ईएसआई प्रोविडेंट फंड का, टिल द टाइम न्यू स्कीम कम्स, प्लीज कंटिन्यू द कंप्लायंसेस एज इट इज। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने पीछे बताया आपको कि कुछ प्रोविजंस जहां पर रूल्स की आवश्यकता नहीं है वो इंप्लीमेंटेड है। सो अब मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल हो गए हैं आपके ऊपर। मिनिमम वेजेस, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यू हैव टू लुक इनटू द मिनिमम वेजेस में क्या काम करना है, आपको उसके ऊपर काम करना है। ईएसआई में क्योंकि डेफिनेशन इंप्लीमेंट हो गई, तो आपको देयर विल बी मोर पीपल विल बी इंक्लूडेड इन द ईएसआई। सो प्लीज चेक कर लीजिएगा, बिकॉज आप डेफिनेशन में पहले टोटल रेमुनरेशन ईएसआई की कंपोनेंट 21,000 तक होना चाहिए था। अब बेसिक है, डीए बेसिक एंड डीए। सो प्लीज चेक, डेफिनेट आई एम वेरी श्योर कि और भी आपके एम्प्लॉइज, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मोर एंड मोर पीपल विल बी इंक्लूडेड, एंड प्लीज चेक कर लीजिएगा। रिगार्डिंग द प्रोविडेंट फंड, नई स्कीम आएगी, डेफिनेटली रिप्लेस करेगी। अभी तक जो आपके लिए टेक अवे रहेगा कि प्रोविडेंट फंड, क्योंकि मिनिमम वेजेस अब बेसिक ही हो गया, सो आपको उस पे देना है। मे बी इन सर्टन केसेस प्रोविडेंट फंड भी बढ़ेगा, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15,000। तो ये चेक कर लीजिएगा, प्लीज चेक अपने लेवल एडवाइजर से चेक करवा लीजिएगा कि ये भी काम करना पड़ेगा इसके ऊपर भी। एंड एक नए टाइप के एम्प्लॉयज आ गए, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। यस, इसके लिए स्कीम अलग से बन रही है, एंड अकॉर्डिंगली न्यू स्कीम आएगी, देन विल डिस्कस कि क्या होगा उसमें सारा वो, क्या होगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कैसे होगा, हेल्थ मैटरनिटी कैसे होगा। तो आई थिंक इट्स अर्ली टू डिस्कस, लेट द स्कीम में कम। ओके नाउ, अच्छा, अब जो ईएसआई ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से, पहले क्या था कि सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि कोई एक्सीडेंट हो गया। सो एम्प्लॉयर एक्सीडेंट रिपोर्ट भरता था, फिर उसको प्रोसेस करके डिपार्टमेंट बेनिफिट देता था, मेक श्योर कंट्रीब्यूशन आ गया सब कुछ करने के बाद। अब अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, सो एम्प्लॉय का ये राइट है टू गेट ए बेनिफिट फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। सो दैट इज, द राइट इज देयर, एंड इट विल प्रिवेल्ड अपॉन ऑलवेज। एम्प्लॉय को बेनिफिट तो मिलेगा, एंड
डिपार्टमेंट विल रिकवर from the employer the expense is incurred by the corporation in for the employee in case of any mishap accident benefit borne by the employer. तो उसके लिए वो पूरा रिकवर करेंगे। पहले सिर्फ कंट्रीब्यूशन में काम चल जाता था, यानी ये वो केसेस समझ लीजिएगा। पहले क्या था कि मैंने कंट्रीब्यूशन पे करा, एक बड़ा नॉमिनल कंट्रीब्यूशन पे कर दिया, तो अकॉर्डिंगली ईएसआई ने उसको फैमिली पेंशन सब कुछ, जो भी ईएसआई, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, डिपेंडेंट बेनिफिट सब जा रहा लाइफ में, लाइफ भर। मे बी दिस एम्प्लॉय हैज पेड कंट्रीब्यूशन फॉर 2 मंथ्स, मे बी 1 मंथ नाउ, और मैंने उसको कवर करा लिया। अगर कहीं वॉयलेशन मेरे पार्ट पे होगी तो एंटायर अमाउंट विल बी रिकवर्ड। सो प्लीज वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल हियर ऑल्सो कि कंप्लायंस में कुछ छूटे नहीं। इट्स राइट, otherwise huge amount will be recovered. That's there in the provision now. Honor की liability of owner occupier for the factory in case of unsanitary working condition, अब यहां भी समझना है। मान लीजिए मेरे स्टैब्लिशमेंट में, मेरी फैक्ट्री में ना वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, सफाई अच्छी नहीं है, मे भी कुछ और चीज छूटी हुई है, स्मेल आ रही है, कुछ भी है, उसकी वजह से कुछ एम्प्लॉयज को कोई डिसीज हो गई, कॉन्टैक्ट में आ गए, डिसीज, कॉन्टैक्ट इन डिसीज, यू अगर सैनिटरी अनसैनिटरी वर्किंग कंडीशन की वजह से कुछ भी हुआ, तो उन एम्प्लॉयज के इलाज में जो भी खर्चा आएगा विच विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट, यानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि दे हैव टू वर्क एंड दे हैव टू प्रोवाइड द वर्किंग इन्वायरमेंट ऑल्सो। नाउ एक प्रोविडेंट फंड में बहुत डिस्कशंस होता था। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक केस आया दो 2 साल पहले। प्रोविडेंट फंड में 7A प्रोसीडिंग शुरू कर दी 88 से, 2-3 साल पहले की बात है। तो बिकॉज क्या था कि देर वॉज नो टाइम लिमिट, टाइम लिमिट नहीं थी। एक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा एक्ट था जिसमें टाइम लिमिट नहीं थी। अब दैट्स अ गुड थिंग कि दस टाइम लिमिट इज नाउ 5 years, तो दैट्स गुड थिंग, अच्छा मूव है ये। और अभी आपको मालूम है कि पेंडेमिक आया, ईएसआई, बिकॉज ये सिचुएशन तो किसी ने सोची नहीं थी कभी आ सकती है, तो हुआ क्या कि ईएसआई प्रोविडेंट फंड में कुछ रिलैक्सेशन देना चाह रही थी गवर्नमेंट, बट देयर वाज नो प्रोविजन अंडर द एक्ट, इट इज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब इन्होंने प्रोविजन रख लिया है, खुदा ना खास्ता कभी ऐसी सिचुएशन होगी, देन गवर्नमेंट कैन गिव सर्टेन बेनिफिट फॉर 3 months ओनली। ऑफेंस एंड पेनल्टी डेफिनेटली काफी है। पर्पस पेनल्टी इंपोज करने का नहीं है, पर्पस है डेटरेंट है, वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। चौथा इनेक्टमेंट है जिसमें 13 एक्ट है, एंड अब इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा। पहले कुछ हो रहे थे स्टेट्स, कहीं हो रहा था कहीं नहीं हो रहा था ना, अब इन्होंने एक पोर्टल बना के यूनिफाई, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली दे विल रजिस्टर्ड सिंगल। अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी हो गया। पहले हालांकि हम कराते थे लेकिन इट वाज नॉट मैंडेटरी। नाउ नए कोड में अपॉइंटमेंट लेटर इज मैंडेटरी, एंड प्लीज चेक कर लीजिएगा कि वो सब क्लॉज, वो सब पॉइंट्स आर देयर विच इज देयर इन द लॉ, कोड में है, वो सब पॉइंट्स हैं उसमें। अब अच्छा, इसमें क्या है कि एक सेकेंड इसको ऊपर करना, यस। सो अब क्या है कि अभी कुछ प्रोविजंस और हैं। एक वेलफेयर ऑफिसर जो पहले 500 एम्प्लॉयज पे था, अब वो 250 पे हो गया। यू कैन सी कि गवर्नमेंट का कंसर्न है कि वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। सेफ्टी कमेटी, ऐसे ही सेफ्टी कमेटी पहले 1000 एम्प्लॉयज पे थी, अब फैक्ट्री के केस में 500 पे हो गई, और 250 पे हो गई एजेंट प्रोसेस में, और बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन में 250 पे है। तो थ्रेशोल्ड को कम किया इन्होंने। एक इनकैशमेंट ऑफ लीव, इनकैशमेंट ऑफ लीव में क्या हुआ कि एक इनकैशमेंट ऑफ लीव की बात हो गई। हालांकि काफी स्टैब्लिशमेंट दे रही थी हर साल। अभी तक का क्या प्रोविजन था, पहले 20 नवंबर तक का था
कि अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 30 डेज तक अकोमोडेट हो सकती थी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30 डेज। अगर उसके बाद अगर उसने ले ली तो ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती थी। अब वो अब प्रोविजन आ गया कि ही कैन इन कैश ऑन डिमांड, ऑन डिमांड प्रोविजन इज देयर, सो दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो नाउ लाइसेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस जो था वो पहले 1 साल का था, कई जगह 5 साल का तो हो गया था। अब अब उन्होंने सबके लाइसेंसेस का देयर इज ए प्रोविजन, यू कैन गेट इट फॉर 1 ईयर एंड फॉर 5 years ऑल्सो, इट्स योर चॉइस। ऑफेंस पेनल्टीज काफी हैं, एंड अल्टीमेटली इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के लिए है। और तो ये है चीजें। सो अब हमारे लिए आज के सेशन में जो कि जगमोहन जी का हमेशा से रहा है कि लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सब सेशन के बाद एक्चुअली मेरे लिए गोल्डन नगेट्स क्या है। ये आपका एग्जैक्टली टैग लाइन है, एंड यस। दैट्स वेरी गुड थिंग विच शोज योर कमिटमेंट ऑलवेज कि राइट। एवरीबडी हु हैज रियली इन्वेस्टेड टाइम दे मस्ट गेट द फुल वैल्यू। ग्रेट। सो आज के लिए जो गोल्डन नगेट्स है, टेक अवे आपके लिए रहेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि लॉ की इंटेंशन क्लियर है कि देर आई मीन जीरो टॉलरेंस इज द इंटेंशन। गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है कोई फाइन इंपोज करे, बट फाइन इंपोज करने का प्रोविजन सिर्फ इसलिए डाला गया है कि डेटरेंट, कंप्लायंस के प्रति सजग रहना है। तो उसके लिए एंड प्लीज गेट योर कंप्लायंस ऑडिट डन। वी मस्ट अंडरस्टैंड हम कहाँ स्टैंड करते हैं, व्हाट वी नीड टू फर्दर एक्शन वी नीड टू टेक, एंड अपने सैलरी स्ट्रक्चर को रीअलाइन करिएगा एज पर द कोड, सो दैट आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, आपका रिस्क मिटिगेशन, जो मेरा इंटेंट है, आई मस्ट गेट दिस। और एक कंप्लायंस शेड्यूल भी अपना अपडेट करना पड़ेगा आपको। पहले जो हमारा कंप्लायंस के डिफरेंट शेड्यूल्स थे, नए कोड के साथ नया शेड्यूल आपको लेना होगा। यू हैव ए कंप्लायंस कैलेंडर्स भी नया होगा आपका। एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे काम करना ही है। और अ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी अभी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी होगा, अभी रूल्स आ जाए तो उसके बाद इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट करके कहाँ कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, क्या करना है, एंड हाउ वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। अपॉइंटमेंट लेटर चेक कर लीजिएगा कि ऑल द क्लॉजेज, ऑल द पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड इन माय अपॉइंटमेंट लेटर आर अलाइंड विद द न्यू अमेंडमेंट्स। इफ नॉट, सो सुटेबली वी नीड टू वर्क ऑन। एक हमारी जितनी भी पॉलिसीज हमने एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, मे बी HR पॉलिसी, वी हैव ए अवर लीव पॉलिसी, और भी जितनी पॉलिसीज हैं वो वी नीड टू चेक ऑल पॉलिसीज वेदर इन कंसिस्टेंस विद द न्यू लेबर लॉ, न्यू लेबर कोड्स। इफ नॉट, वी नीड टू वर्क सुटेबली ऑन दीज पॉलिसीज ऑल्सो। आपका कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है, अब जो नए लेबर कोड में उन्होंने, अब अथॉरिटीज ने, अब नए हमारी गवर्नमेंट का क्या इंटेंड है कि कोर एक्टिविटीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं रख सकते। अब मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है इसका। मान लीजिए मैं एक अ, वो इंडस्ट्री हूं में जो भी आप है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो मेरा जो मशीन मैन है, मशीन्स मैन की जो मेरी पोस्ट पोजीशन है, मशीन मैन की पोजीशंस मेरा कोर एक्टिविटी है। अब कोर एक्टिविटीज में मैं मशीन मैन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर नहीं रख सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोर एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। पहले क्या था, पहले भी ये प्रोविजन था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी थी कि स्टेट गवर्नमेंट का प्रिविलेज है कि एक स्टेट नोटिफिकेशन इशू करके उस को प्रोहिबिट कर दे उसको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से। लेकिन किसी भी स्टेट ने नहीं किया हुआ था अभी तक।
अब इन्होंने एक्ट में डाल दिया, कोड में डाल दिया, लेकिन नो प्रॉब्लम। बट आपके जो भी प्रोसेस हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, सो इस पे भी काम करना पड़ेगा। मे बी वी में गेट सम वे फॉर दैट ऑल्सो, बट काम करना पड़ेगा आपको, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सो उसके लिए जानना जरूरी है। और फिर अपने एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिव्यू करने पड़ेंगे कि वो पूरी क्लॉजेज, बिकॉज आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज मोर रिस्पॉन्सिबल। पहले 4 था, अब ग्रेचुटी और बोनस का भी हो गया। सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। पहले ग्रेचुटी बोनस के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वाज नॉट लाइबल, देर वॉज सर्टन जजमेंट्स, दोनों साइड की थी, हाई कोर्ट की जजमेंट थी, लेकिन अब नहीं है। सो ये भी हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो आई थिंक विद दैट, और या जगमोहन जी, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मैंने कोशिश करके उसको जल्दी से टाइम के साथ, बिकॉज आपका टाइम का कंस्ट्रेंट होता ही है हमेशा, दैट्स करेक्ट ऑल्सो, एवरीबडी हैज अ शेड्यूल। सो तो या मैं देख रहा हूँ कि बहुत बहुत ही बारीकी से आपने कवर किया है। और इनफैक्ट ये जो कहने को नया लेबर कोड है, लेकिन इसकी बारीकियों को अगर हम समझें तो मिनिमम वेज अगर किसी की 2,000 रुपये भी कम पे की है ना मिनिमम वेज से, तो जो 5 सालों का 3 सालों का जो प्रोविजन आ गया है, तो 7,20,000 रुपये एब्सोल्युटली। तक का अमाउंट बन जाता है। तो आपका जो कैश फ्लो जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रीजन क्या है कि आप अगर उस हिसाब से देखते हैं, तो वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स सो दैट unnecessarily the establishment should not be in a problem at all. Yeah, यस। तो yeah, वहाँ वहाँ अगर देखा जाए, तो अगर हम बात करें 50% बेसिक सैलरी बढ़ने की वजह से, अब जी, पीएफ की कैलकुलेशन के अंदर भी कैश फ्लो का इम्पैक्ट आने वाला है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर जिसका कि ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम सेट है, तो उसका 1 साल के बाद ही ग्रेचुटी की पेमेंट का प्रोविजन करना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे उसके correct. अंदर आ गए। Yeah. पेनल्टियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि जिसको तो देखकर ही डर लग रहा है कि Hmm. मतलब यहाँ पर इतनी सारी पेनल्टियां अगर हैं तो Yeah, कंप्लायंस करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और ईएसआई का जो आपने बताया ना कि 21,000 की पहले तो टोटल सैलरी थी, अभी correct. बेसिक और डीए को मिलाकर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा और भी एम्प्लॉय ईएसआई में कवर हो। Yes, yes. मतलब कि साफ सफाई से लेके हर एक चीज के ऊपर। तो Hmm. मुझे तो लगता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट है ना, एक बार एक चेकलिस्ट लेके ना बहुत अच्छे तरीके से अभी कहाँ स्टैंड कर रहे थे। मुझे लगता है कि जब भी कोई नई चीज आती है ना, एक अपॉर्चुनिटी होती है उसको कि ड्यू डिलिजेंस Yes, आके चेक करवा लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे? करेक्ट। यस, एक्चुअली इंटेंशन नहीं होती, मैंने देखा है कि बिजनेसमैन की ना इंटेंशन है नहीं, दे यस। वांट कि एक्चुअली कंप्लायंसेस हो। यस। बट अगर कुछ छूटता है, अब हमने जो डिस्कस किया कि कंप्लायंस करना इंटेंड है उनका, करेक्ट। बट नहीं हो रही। हाँ। अब करने और होने में जो डिफरेंस गैप है ना, वो अवेयरनेस नहीं है। एब्सोल्युटली। दैट्स द अब तो पॉइंट। नॉन कंप्लायंस तो कोई नहीं करना चाहता ना, जैसे कि करेक्ट। हर कोई कंप्लाइंट होना चाहता, लेकिन पता ही नहीं तो क्या करें। जी जी जी, दैट्स करेक्ट, दैट्स द पॉइंट। तो यही वन ऑफ द रीजन था। अच्छा, इसमें ना कुछ मेंबर्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हाँ हैं। जी, या वी कैन टेक, वी हैव 5 मिनट्स, यस वी कैन टेक। हाँ, तो हम एक मेंबर ने पूछा कि ये जो 7 तारीख को पेमेंट करनी है, हाँ तो जी, क्या सिर्फ ये आईटी एम्प्लॉय के लिए है या सभी के लिए है 7 तारीख के ये लिए? सबके लिए है। अच्छा। आप पहले प्रोविजन था कि आईटी का तो कोई डिफरेंस नहीं था कि आईटी और नॉन आईटी। ओके। इट वाज लाइक दैट कि जिन एस्टेब्लिशमेंट के 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे, ओके। उनको 3 दिन और दिए गए थे। अच्छा। सो वो 3 दिन, अब उन्होंने कहा नो, इट इज सेवंथ डे लास्ट है। गॉट इट। इसका भी मैं और बता देता हूँ। हाँ जी। जिसका डेली वेजेस है, एट द एंड ऑफ द डे पेमेंट हैज टू बी मेड। ओके। जिसका वीकली है, उसका एंड ऑफ द वीक हैज टू बी गिवन। ओके। जिसका फोर्टनाइटली है, 2 days हैज बीन गिवन फॉर दैट। ओके। मंथली है, 7 days हैज बीन गिवन फॉर दैट। ओके। तो अगर या 7 तारीख को नहीं पे करते, लेट पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर पेनल्टी के प्रोविजन डाल दिए। पेनल्टी का प्रोविजन हो सकता है, यस यस। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अब इम्प्लॉई जो है उसकी 21,300 रुपये से ज़्यादा सैलरी है, जी, तो वो ना अब नहीं आना चाहते किसी सिस्टम के अंदर, पीएफ वगैरह के अंदर। तो लेकिन अब जैसे आपने बताया कि सैलरी की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, तो उसकी वजह से तो यस। फाइल ऑफ मैंडेटरी आना ही पड़ेगा उनको। मेरा यही पॉइंट है कि कई लोग
अभी पुराने सिस्टम के साथ ही चाह रहे होंगे मेरे 21 दिन है, और अभी अभी नोटिफिकेशन नया नहीं आया, सो उसको पूरा समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक दे है। नीड टू वर्क ऑन। या और वो भी था कि जिनका पीछे से नया बंदा हमने एम्प्लॉय कर लिया, लेकिन उसका पहले पीएफ कटता था, वंस ए मेंबर ऑफ यस, टीम यू यूएन नंबर ऑलवेज ऑलरेडी है तो दे विल रिमेन मेंबर इररिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सैलरी ड्रॉइंग हियर विद मी। और यहाँ पे फिर वो आके बोलता है कि मुझे नहीं कटवाना, तो फिर हमें नहीं, तो उससे करना ही कोई नहीं, पड़ेगा। दैट चॉइस इज नॉट विद यू। ओके, राइट, गॉट इट। तो एक सुनी सूद जी का भी क्वेश्चन है, सुनी जी अनम्यूट करके क्वेश्चन या पूछिए। सुनी जी बताए। डॉक्टर सुनी सूद। हाँ, नमस्ते सर, थैंक यू शर्मा जी। हाँ नमस्ते, थैंक यू बताए। जगमोहन सर, बहुत अच्छा सेशन। एक्चुअली सर, मैं डॉक्टर हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ना मेरा स्टाफ, मतलब से 10% स्टाफ विदाउट प्रायर इंटीमेशन छुट्टी कर लेता है। तो जैसे हमारे हॉस्पिटल देयर एसेंशियल सर्विसेज, कभी कभी मेरा ऑपरेशन कोई फिक्स्ड है 9:30 को, और 9 बजे मुझे फोन आता है या मैसेज आता है कि मैं आज नहीं आ रहा है ना, आज नहीं आ रही। तो लेबर कोड में इन लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए कुछ नहीं है? देखिए, वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन से मेरे ख्याल से और काफी लोगों का क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाएगा। आपने बोला कि लेबर कोर्ट में इनके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। यस। सो आप ये समझिए कि लेबर लॉ, लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, लेबर मिनिस्टर, so this whole system is created for a weaker section of society, like women law, like SC/ST law. So ultimately, अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इट इज नॉट अ सिविल लॉ, लेट्स अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ सिविल लॉ। यहाँ कंफ्यूजन आता है नॉर्मल बिजनेसमैन का। वो कहता है कि यार, मैंने अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा तो है 1 महीने का नोटिस पे, हम भी देके निकाल सकते हैं, वो भी 1 महीने के नोटिस पे जा सकता है। नो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लॉ। इट इज meant फॉर ए वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी से अगर हम देखेंगे तो हमें पिक्चर कुछ और दिखेगी फिर, है ना। राइट। हम उसको देख रहे हैं सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मल रैशनल। नो, इट्स नॉट, वी कैन नॉट डू दैट। सो इट इज meant फॉर एक्चुअली दैट। नहीं नहीं, इवन, मेरा जो वर्क है ना। नहीं, हम्म, एक तो मैं आपकी बात समझ गया। तो आपके क्वेश्चन में दो हिस्से हैं। एक, पहले हम्म, मैंने आपका हिस्सा वो क्लियर किया एग्जैक्टली कि क्लैरिटी कि हाँ जी। मेरे लिए नहीं कुछ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बाद ना काफी आपके क्वेश्चन के आंसर से ना काफी को एड्रेस इसका रिजॉल्व हो गया। बिकॉज नॉर्मली बिजनेसमैन यही सोचता है कि यार हमारे हम्म। लिए उसके क्यों नहीं, ठीक है, दैट्स गुड, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि उसका फोकस कहाँ, बेस फंडामेंटल क्या है उसका। राइट। दूसरा, आपने कहा कि हमने वो छोड़ कर, हाँ यस, दैट्स गुड थिंग, कि आप आपके पास क्या अवेलेबल है। अगर कोई ऐसे करता है तो यू कैन शो आप उसको शो कॉज कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं। और उसके अलावा भी थोड़ा सा इनरोलमेंट भी करनी है टाइम टू टाइम। HR फंक्शन पे भी काम करना होगा कि भाई क्या रीजन है, लेट देम फील अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, मे बी certain things you have to work on organization level, so people should feel responsible। हाँ जी। गॉट इट। जी, ओके। थैंक यू। और एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ भैया प्लीज। इन द लास्ट 1 year I have removed 2 of my night ward boys because they used to come drunk on duty. जी। तो वो तो उनको मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए बहुत दिन या महीने या हफ्ते लगेंगे। तब तक मेरा वर्क सफर होगा। आई तो मैं अंडरस्टैंड। अभी, तो आपने जैसे मुझे आइडिया दे दिया, तो मतलब कैन आई मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू गवर्नमेंट टू क्रिएट अ लॉ कि अगर मैं उसको पेमेंट दे रहा हूँ तो कम से कम मेरे रिसेप्शन पे कोई पान या सुपारी खाते हुए ना बैठे, या उसके स्मेल ना आए। तो मैं कुछ नहीं कर सकता अपने अपने से इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए लेबर लॉ में? नहीं, अभी देखिए, अभी तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगा शर्मा जी। तो चलिए ठीक है, जैसे शर्मा जी ने फाउंडेशन हमें बता दिया कि देखा जाए तो ये जो पूरे लेबर कमिश्नर वो जो है एक तरह से उनके रिप्रेजेंटेटिव है वीकर सेक्शन सोसाइटी के। तो अगर उनके हकों के ऊपर कुछ हो रहा है तो ये सब कुछ करेंगे, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें जो है वो डिसिप्लिनरी मैटर है, डिसिप्लिनरी कमेटी है, तो उसको हमने बाकी ऑल अदर अवेलेबल लॉ ऑन दिस अर्थ है उनका सहारा लेते हुए यस। उसको टेक केयर करना है डॉक्टर साहब। और अब एक बड़ा ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है प्रशांत गाला जी का फ्रॉम मुंबई। या थैंक यू सर। प्रशांत जी, या प्रशांत जी। हेलो शर्मा जी। जी मेरा जी एक बताएं। क्वेश्चन ये था कि हम लोग हमारे सेल्स टीम को मंथली उनका ट्रैवलिंग जो करते हैं, मार्केट में पूरे घूमते हैं, तो उनके लिए उनको रीइंबर्समेंट होता है। और उनका समझो हर एक चीज़ के लिए शायद रिसिप्ट्स नहीं होता है, क्योंकि उनको हर एक सिटी वाइज कुछ अलाउंसेस फिक्स किए हुए हैं। सो विल दिस बी पार्ट ऑफ वेजेस और हाउ दिस विल बी?
रिम्बर्समेंट कैन नॉट बी वेजेस ना। रिम्बर्समेंट तो आपने बोला भाई क्योंकि चलो वहां चले जाओ, टैक्सी का भाड़ा दे दिया, इट्स ओके। नहीं, बट उसमें हर एक चीज का वो उसके रिसीट वो लोग नहीं देते हैं, समझो आपका वो लोग। सिस्टम बना हुआ है ना कि भाई सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ने आपको एक होटल का देना है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1000 क्योंकि रुपये का। उन्होंने एक वर्डिंग लिखा है, डिफरे अलाउंस ऐसा कुछ तो भी वर्डिंग लिखा हुआ है। नहीं नहीं, डिफरे का एक अलग चीज, जैसे मान लीजिए कैशियर है, हम्म। कैशियर है, कैशियर का कैश अलाउंस आ रहा है 2000 रुपये, इट्स ओके, बिकॉज जब तक वो कुछ पोस्ट पे है तो ही विल गेट। हम्म। सी वो उसको देखना, तो ये आपके साथ देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आपकी पॉलिसी के साथ अलाइंड करके सेट करना पड़ेगा। हम्म। मतलब इट शुड नॉट लुक लाइक ए अलाउंस, वो देखना हम्म। पड़ेगा वो सब, मतलब नीड टू वर्क ऑन दैट। उसको वर्डिंग अलाउंस नहीं यूज करना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस रीइंबर्समेंट नहीं नहीं, समथिंग काइंड अब देखिए ना फर्क आ गया कि रिम्बर्समेंट एक अलग चीज होती है। मैंने कहा भाई टैक्सी का भाड़ा लीजिए लीजिए, जाइए टैक्सी पे, आप वहाँ 500 रुपये लगे, इट्स ओके, टैक्सी का लग गया, टैक्सी नंबर स्टूडेंट, काम खत्म हो गया। नहीं, वो होटल का भी समझो उनको देते, फिक्स दे देगा आपको, ये तीन वो हजार रुपये देखना मिल पड़ेगा, जाएगा, क्योंकि 5। क्योंकि उसमें कहीं आपका कहीं अलाउंस की शेप में ना चला जाए, वो देखना ओके। पड़ेगा अलग अलग। राइट। जहाँ रिम्बर्समेंट है क्लियर है, नो नथिंग। या तो लाइन क्लियर है कि जहां रीइंबर्समेंट है वहां नहीं कवर होगा, तो डिजाइन इस तरीके से करना होगा कि वो अलाउंस की डेफिनेशन के ना अंदर आए। तो दो क्वेश्चन एग्जैक्टली। और हैं। तो हाँ अभी पहला क्वेश्चन लेंगे श्रीनिवासुलु पटी जी का, उसके बाद अमनदीप सिंह जी का, जी मणिकरण जी से। जी, तो हाँ पहला जी। क्वेश्चन श्रीनिवासुलु पटी जी का है कि इफ एम्प्लॉय लीव आफ्टर 2 ईयर, तो भी क्या उसको ग्रेचुटी पे करनी है? नहीं नहीं देनी, 5 साल है ग्रेचुटी। हाँ प्लीज, बहुत अच्छा पूछा आपने। ग्रेचुटी का एक्ट एज जो प्रोविजन पहले थे वही आज हैं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। सिर्फ जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय जिसकी मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ एग्जिट क्लियर है, उसी केस में साल है, तो उसको देना ग्रेचुटी एडिशनल कंपोनेंट विद द फ्लेक्स ऑफ टाइम, जो अदरवाइज एग्जिट हो जाएगा विद द फ्लेक्स ऑफ टाइम। नाउ अदरवाइज सबका वही है 5 साल। 2 साल का आपने पूछा, नो ही इज नॉट एंटाइटल फॉर दैट। या गॉट इट, यस। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए था। तो यस अभी रजनीश जी का भी क्वेश्चन आएगा, उससे पहले हम अमनदीप जी का क्वेश्चन लेते जी हैं जी, फ्रॉम मणिकरण। यस। कैसे अमन है जी, शर्मा जी? एक्सलेंट, आज मैंने पगड़ी वंडरफुल। वगड़ी नहीं डाली हुई तो शायद या आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। संडे। आज संडे, या हमारा संडे रिलैक्स होता है। यस, दैट्स गुड, मैंने दैट्स भी टाई गुड। नहीं लगाई। गुड 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 गुड। ठीक है। यस, हाँ जी। तो मेरे को ये वेरी बताना है। हाँ जी, कोई कुछ बोल वेरी रहा फ्यू ओकेजन व्हेन यू सी जगमोहन सर विदाउट टाई। दैट्स गुड, यस यस, ये मैंने आज नोटिस किया है। इनका ना मैं स्माइलिंग फेस देख के आगे नीचे देखा नहीं मैंने। है। आज नहीं नोटिस देखा है। किया। यस, चलिए, राइट आगे अमन बताओ। जी। गुड गुड। शर्मा जी, ये जो हाँ 7th वाला है, जो सैलरी डेट पे जिसपे हमारा कोर प्रोडक्ट भी एक बना हुआ है जगमोहन जी के साथ हाँ, मिलके, करेक्ट, हाँ। तो सैलरी तो पहले भी 7th ही ना था ना? नहीं, पहले तो सेवन था उन एस्टेब्लिशमेंट के लिए जिनका 1000 से कम है, ओके। और 1000 प्लस था उनका 10th था। ओके, क्या तो दैट अभी वाज आप सबके लिए 7th है। सेवन था, सबका सेवन, हाँ तो जी। जो लोग नहीं पे करते तो उसमें क्या होता नहीं, है उनके देना साथ? चाहिए, इट्स वेरी सीरियस। मतलब इट्स अ जीरो टॉलरेंस नाउ, दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट। देना ही है सैलरी तो, मे भी मैनेज करें कैसे भी करें, करना ही होगा। हाँ, वो तो खैर काफी कंपनीज हमसे हाँ, इसके अंदर आपका तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट है में, ये, हमारे हाँ। क्रेडिट में भी आते यस, हैं, लोन लेते बिल्कुल, हैं आपको हमारे अच्छी से। सपोर्ट कर रहे हैं अमनदीप जी उसके अंदर। और 7 के बाद नहीं होगा, तो उसमें अगर एम्प्लॉय कंप्लेन करता है तो पेनल्टीज के प्रोविजन हैं। हाँ। तो अब मैं हम्म, आगे क्वेश्चन लेना चाहूंगा जी, रजनीश गोयल जी हाँ का फ्रॉम जी लुधियाना। जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी रजनीश जी, कैसे हैं? बस वाह, बढ़िया, दैट्स गुड। जगमोहन सर नमस्कार। जय नमस्कार राम, सर। जय राम, जय राम जी। हाँ जी। हाँ जी, सर मेरा बताइए एक जी। क्वेश्चन था। जैसे नॉर्मली हम लोग ना ओवर टाइम तो लगता ही है हर लेबर का, और हर फैक्ट्री में लगता है, या और एज पर लॉ है वो डबल सैलरी देनी पड़ती है। और आई थिंक जो एमएसएमई सेक्टर है वो कोई भी डबल सैलरी नहीं देता। तो मुझे ये पूछना था, जो हमारी एक्स्ट्रा सैलरीज उनकी बनती है ओवर टाइम की, उसको हम उनकी बुक्स में डालने के लिए किसी अलाउंसेस में डाल सकते हैं? ऐसा है रजनीश जी, आप दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे से ऑफलाइन बात कर लीजिएगा, ठीक है ठीक ना? है सर। हाँ, ओके। सभी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सभी दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं। एंड ओके, आई ठीक सीन, है। मतलब हाँ ना, सब दे रहे हैं डबल। राइट। एवरीबॉडी इज मेकिंग कंप्लायंसेस, हाँ।
बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, 1 to 1 भी करेंगे बात। और शर्मा जी, जिस जैसे कॉम्प्लिकेशन इस लॉ के अंदर आ गई है तो प्रोफेशनल्स को भी समझने में दिक्कत आ रही है। तो जी, आपका कोई ऐसा प्रोविजन है कि हम आपसे चेक करवाना चाहें, ऑडिट करवाना चाहें, कोई कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो नेक्स्ट कैसे टच में आए सर आपके? yes, definitely we have that service. We can provide the audit also and providing कि actually to understand exactly जैसे आपका health checkup है ना, so we have यस। all the same thing कि exactly where do we stand और how to move forward, कहाँ कहाँ risk mitigation और cost optimization के लिए कैसे किया जा सकता है, पूरा एक रिपोर्ट आ जाएगी डिटेल में। हाँ, ठीक है, तो मैं एंड वी बड़ा हैव, स्ट्रॉन्ग। आप मैं चैट पे नंबर शेयर कर दिया, डिटेल दे दी मेल, राइट। एंड देन कैन कॉन्टैक्ट एंड वी बिल्कुल कैन। ठीक है, तो मैं ना पार्टिसिपेंट को नंबर और डिटेल भी शेयर करूंगा। तो जी, मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये एरिया जो है ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। तो आप अपना एक बार जरूर इसका ड्यू डिलिजेंस करवाएं कि हमारी कंप्लायंस का स्टेटस क्या है। एक हमारा यूएस बेस्ड क्लाइंट था, तो जी, जैसे ही हमने उसका चेकिंग करवाया तो हमें पता लगा कि हम तो लग रहे थे कि सारे की सारी कंप्लायंस कर रहे हैं। हमें पता लगा कि 22 पॉइंट हम मिस कर रहे थे, और उन पॉइंट का बड़ा ही सेवेर इम्पैक्ट था, और यहाँ तक कि उसका इंडिया का बिजनेस ऑपरेशन भी बंद हो सकता था, जिस तरह की नॉन कंप्लायंसेस जो हमने टाइमली ही आइडेंटिफाई कर ली। तो किसी की भी, जैसे शर्मा जी ने बताया, कि इंटेंशन नहीं होती कि कंप्लायंस हम नहीं करना चाहते, कंप्लायंस करना चाहते हैं, लेकिन कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं और किस तरह से प्लान किया जा सकता है। जैसे वन ऑफ माय क्लाइंट के केस में बोनस कैलकुलेशन के अंदर करोड़ों रुपए का अमाउंट बनता था, लेकिन शर्मा जी ने बताया कि किस तरीके से वो कैलकुलेशन सही कानून के अंदर लिखा हुआ है, तो वो करोड़ों का अमाउंट कुछ हजारों के अंदर ही निकल कर आया। दैट वाज ओनली ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द अनअवेयरनेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो सर का नंबर जो है वो चैट बॉक्स के अंदर आ चुका है, कम्युनिटी के अंदर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और समय रुकता नहीं है कभी भी किसी के लिए भी, और समय की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, और इस कंसिस्टेंसी को हम आगे हमेशा मेंटेन करके चलेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी पूरी कम्युनिटी में, और पूरी कैश फ्लो कम्युनिटी के बिहाफ पे। एस के शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारे मेंबर्स को इनलाइटन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। थैंक यू सो मच जगमोहन जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एब्सोल्युटली इट्स अ प्लेजर टू बी हियर ऑलवेज। थैंक एंड यू। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर मेकिंग इट द पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर और नई डिटेल के डन, अंदर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।